बाद हम करते हैं हेलो एल्केन्स, पहले किया फिर हेलो एरीन्स किया। तो इन दोनों के बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बनता, दैट इज पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो हेलो एल्केन्स में या हेलो एरीन्स में हमने अभी तक जो भी स्टडी किया है उनमें सिर्फ एक हेलोजन को या तो कार्बन कार्बन चेन के साथ लगाया था या बेंजीन रिंग के साथ लगाया था। अब एक से ज्यादा हेलोजन अगर एटम्स लगे हों तब उनको हम कहते हैं पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो उनमें कुछ सिलेक्टेड डेरिवेटिव्स ही हमें स्टडी करने हैं। जैसे सबसे पहले आएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बड़ा सुना गया कंपाउंड है। ये CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। बेसिकली ये यूज होता था एज एनेस्थेटिक एजेंट, मतलब ऑपरेशन से पहले अगर जो हम पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए यूज करते थे मेडिसिन, दैट वाज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया जाता था। और इवन जो हिंदी फिल्म्स होती हैं उनमें भी क्लोरोफॉर्म सुंघा के रुमाल के ऊपर लगा के जो भी बेहोश करने की ये इसको यूज किया जाता है, तो ये वही क्लोरोफॉर्म है। तो इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसकी आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। इसके बाद आयोडोफॉर्म आएगी, तो उसकी भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही प्रिपरेशन होगी या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो क्लोरोफॉर्म मैं आपको बता चुका हूं कि CHCl3 है। तो इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम पहले करेंगे। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी सिर्फ इसका एक ही हम करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो मेथड हमारे सिलेबस में है दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन हमने आयोडोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी यूज करनी है, इसीलिए ही इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन का नाम दिया गया है। अब इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है ये इस रिएक्शन में हमें क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करनी है। तो ये दो तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं, पर इन दो तरीके से मतलब या तो इथेनॉल से या एसीटोन से। और इन दोनों में से अगर हमें क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करनी हो तो हम यूज करते हैं एक रिएजेंट दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaOCl2। सबसे पहले इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। वाटर में जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा इनटू लाइम वाटर प्लस Cl2। तो यही दोनों जो हैं हमारे पास रिएजेंट्स बने, क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर, यही आगे सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जो हैं वो चलाते हैं। अब हम इसके दो पार्ट्स हमें करने हैं। पहले हम करते हैं इसकी प्रेपरेशन फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होगी, इसके 3 स्टेप्स आप करोगे। सबसे पहला स्टेप होगा ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल है हमारे पास ये, इसकी ऑक्सीडेशन करने का काम करेगी ये क्लोरीन गैस जो ब्लीचिंग पाउडर से लिबरेट हुई है। इसको हम अवेलेबल क्लोरीन भी बोलते हैं। तो ये क्लोरीन इसकी ऑक्सीडेशन कर देगी। और ऑक्सीडेशन क्या होती है ये भी आपको पता होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्लोरीन गैस एक हाइड्रोजन ये OH ग्रुप वाला और एक हाइड्रोजन इस CH2 ग्रुप से अल्फा कार्बन से खींच लेगी। तो दोनों, एक कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक होगा। इन दोनों एटम्स में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो प्लस दोनों हाइड्रोजन दो क्लोरीन एटम्स के साथ अटैच होकर HCl बना देंगे। तो इस तरीके से हमें इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेन हुआ। फिर हम करेंगे इसकी क्लोरीनेशन। तो सेकंड स्टेप होगा क्लोरीनेशन ऑफ इथेनॉल।
यहां पर आप देख सकते हो कि इथेनॉल में डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो, एलिलिक कार्बन भी कह सकते हैं। और हाइपर कंजुगेशन में हमने सीखा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन यानी कि एलिलिक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स होते हैं पार्शियल या वीक। तो ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं CH3 ग्रुप वाले, ये तीनों हाइड्रोजन हम बड़ी इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन हम क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे, यानी कि और क्लोरीन जो अवेलेबल क्लोरीन थी और ज्यादा यूज होगी। तो यहां पर हमें ऑब्टेन होगा CCl3 दिस प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl। तो इस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? इसको कहा जाता है क्लोरल। कॉमनली इसको क्लोरल बोलते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली अगर हम इसका नाम लिखें तो वो क्या होगा? एल्डिहाइड, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है इसीलिए नंबरिंग हम शुरू ही इससे करेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। तो ये बनी क्लोरल हमारे पास। फिर लास्ट स्टेप होगा, थर्ड स्टेप, इसका हाइड्रोलोसिस। तो जो थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन है दैट विल बी हाइड्रोलोसिस ऑफ क्लोरल। क्लोरल का हाइड्रोलोसिस करना है हमें। तो इसके लिए हमारे पास जो ये ब्लीचिंग पाउडर बचा ये काम आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं कैल्शियम के साथ अटैच्ड। तो यहां पर 2 क्लोरल मॉलिक्यूल जो हैं वो रिएक्ट करेंगे। इस तरीके से। तो यहां से एक क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर से प्रोड्यूस हो जाएगा, एक CHCl3 मॉलिक्यूल जो है वो यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमें 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे क्लोरोफॉर्म के, प्लस ये है H, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इस कार्बन के आगे अटैच होगी ये वाली ऑक्सीजन, तो सिंगल बॉन्ड O, और उसके बाद आगे है कैल्शियम, और दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन ही रिपीट हुई। तो अब ये जो कंपाउंड बना ये क्या है? तो ये वाला कंपाउंड होता है बेसिकली कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड। एक कार्बन वाला जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका ये कैल्शियम सॉल्ट है। तो इसलिए हम इस कंपाउंड को कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम मिथेनोएट। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम मिथेनोएट। और ये जो कंपाउंड बना हमारे पास CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से हमने इथेनॉल से क्लोरोफॉर्म जो है वो इन 3 स्टेप्स में बना ली। फिर दूसरा हमारे पास इस मेथड का पार्ट है कि एल्डिहाइड या कीटोन से हम किस तरीके से क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। अल्कोहल से तो हमने बना ली। अब दूसरा हम तरीका करेंगे, दैट विल बी फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन है कॉमन नेम फॉर प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है इस तरह से ये। तो यहां पर हम देखते हैं इस कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ पहले ही 2 CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी कि एलिलिक कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन वाली सिचुएशन पहले ही है।
तो इसलिए एसीटोन की हमें पहले ऑक्सीडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इथेनॉल में हमने ऑक्सीडेशन करके इससे बनाया था डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ जनरेट किया था। तो इसलिए जब एसीटोन से हम प्रेपरेशन करेंगे तो इसका पहला स्टेप होगा डायरेक्ट क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम क्या करेंगे कि ये जो एसीटोन है इसमें यही क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन जो ब्लीचिंग पाउडर के हाइड्रोलिसिस से बनी थी, यही यूज होगी। तो ये दोनों में से किसी एक अल्फा कार्बन के तीनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देगी। तो जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर लिख दी प्रोडक्ट की, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरा मिथाइल ग्रुप जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। दूसरा अगर करता है तो कर जाए, हमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो CCl3 चाहिए डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट, तो वो अवेलेबल है। अगर एक तरफ क्लोरीनेशन हो जाए तो एक तरफ से अवेलेबल है, अगर दूसरी तरफ भी हो जाए तो दोनों तरफ ही हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप होगा इसका हाइड्रोलिसिस। जैसे हमने क्लोरल का हाइड्रोलिसिस किया था तो बिल्कुल वैसे ही। तो इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करके हम फिर से क्लोरोफॉर्म जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। तो यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर काम आएगा। एक जो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बना था एसीटोन से ऊपर रिएक्ट करेगा और एक दूसरे OH ग्रुप के साथ आके रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके से हमें दो मॉलिक्यूल फिर से क्लोरोफॉर्म के ऑब्टेन होंगे। लाइक दिस। तो हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल तो बन गए क्लोरोफॉर्म के, CHCl3, और बाकी का सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये है CH3, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड O, फिर इस कार्बन का बॉन्ड होगा विद दिस O, और इसके साथ अटैच्ड है कैल्शियम, और नीचे भी बिल्कुल सिमिलर वे में O C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि यहां पर बना है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, जिसको हम कैल्शियम इथेनोएट या कैल्शियम एसीटेट भी कह देंगे। और साथ में ये क्लोरोफॉर्म तो ऑब्टेन हो ही गई है। तो इस तरीके से हम क्लोरोफॉर्म जो है वो इथेनॉल से भी बना ली और एसीटोन से भी बना ली, हमने अल्कोहल से भी और कीटोन से भी प्रिपेयर कर ली। तो वैसे अदरवाइज हम देखें अगर कि क्लोरोफॉर्म किस किस कंपाउंड से हम बना सकते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें चाहिए क्या है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन के मतलब कि साथ वाला जो ग्रुप है वो CH3 ग्रुप हो। अगर तो जिस किसी कंपाउंड में या तो यही ग्रुप ओरिजिनली प्रेजेंट हो, जैसे यहां पर एसीटोन में आप देख सकते हो कि ये वाला ग्रुप है जो मैंने ब्लू सर्कल में कर दिया है, ये वाला ग्रुप है। तो इसीलिए ही एसीटोन में पहले इससे बनता है CCl3 वाला ग्रुप और फिर इसका हाइड्रोलिसिस होकर क्लोरोफॉर्म बनती है। अगर कंपाउंड कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन, उसमें अगर ये वाला ग्रुप है तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगी, या अगर हमारे पास अल्कोहल्स हों कोई, तो वैसी अल्कोहल वो अल्कोहल हो कि जिसकी ऑक्सीडेशन से ये वाला जो ग्रुप है ये इजीली बन पाए। तो इस टाइप के कंपाउंड से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। यही सिमिलर रिएक्शन हम करेंगे आयोडोफॉर्म की प्रेपरेशन में भी, और उसको हम यूज करेंगे एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो एक कलरलेस लिक्विड होती है, पर आयोडोफॉर्म की येलो जैसे टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेशन जैसी हो जाती है। तो इसलिए हम आयोडोफॉर्म की प्रेपरेशन को एज ए टेस्ट ऑफ डिटेक्शन फॉर सम अल्कोहल्स और कार्बोनिल कंपाउंड्स के तौर पर भी यूज करेंगे।
तो इसके बाद क्लोरोफॉर्म की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो बेसिकली लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, और इसके बाद इसको यूज किया जाता था एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। पुराने टाइम में जब हम नहीं, डॉक्टर्स वगैरह जो पेशेंट्स को बेहोश करते थे ऑपरेशन से पहले, तो क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश करते थे। डॉक्टर ने बड़ी स्किलफुली ऑपरेशन करना, काट छांट करके पूरी दोबारा से मतलब बंद कर देना जो भी पार्ट उसने ओपन किया था, तो उसके बाद भी पेशेंट जो है वो उसको होश नहीं आता था। तो इसीलिए ही पुराने टाइम में ऑपरेशन के नाम से ही बहुत ज़्यादा सहम जाते थे लोग। आज की डेट में क्लोरोफॉर्म नहीं यूज होती, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि क्लोरोफॉर्म की स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन होकर उसमें एक पॉइजनस कंपाउंड फॉस्जीन बन जाता है। तो इसलिए ही क्लोरोफॉर्म का यूज एज एनेस्थेटिक एजेंट बंद करना पड़ा था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले इसका यही जो है यूज वो पढ़ेंगे। तो क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म हमें पता है कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन एटम्स अटैच होते हैं। ये एयर में से ही ऑक्सीजन गेन करके प्लस करेंगे हम O2, तो इससे बन जाती है इससे फॉस्जीन। यानी कि हमारे पास ये वाला कंपाउंड जो है ये बन जाता है +2 मोल्स ऑफ HCl। तो इस कंपाउंड को कहा जाता है फॉस्जीन। ये एक बहुत पॉइजनस गैस होती है। तो इसीलिए ही क्लोरोफॉर्म जब भी बनाई जाती थी या यूज की जाती थी एज एन एस्थेटिक एजेंट, एयर के कांटेक्ट में और लाइट के कांटेक्ट में तो आ ही जाती है क्लोरोफॉर्म, तो उसमें स्पॉन्टेनियसली ये पॉइजनस फॉस्जीन जो है वो फॉर्म हो जाती थी। तो इसीलिए ही इससे जो फॉस्जीन की पॉइजनस नेचर होने के कारण ही जो क्लोरोफॉर्म है इसका यूज बंद करना पड़ा था एज एनेस्थेटिक एजेंट। तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास ये बनेगी चीज। तो फॉस्जीन की फॉर्मेशन को अगर हमें रोकना हो तो किस तरह से हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं, या हम किस तरीके से क्लोरोफॉर्म को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए जानना सख्त जरूरी है। तो आप लिख सकते हो, फॉस्जीन इज ए वेरी पॉइजनस गैस and to preserve chloroform the following methods can be used। तो प्रिजर्वेशन क्लोरोफॉर्म की करने के लिए हम क्या क्या तरीके जो हैं वो यूज करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 आप लिख सकते हो, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। अगर डार्क कलर की बॉटल होगी तो सनलाइट अंदर नहीं जाएगी, तो उससे फॉस्जीन नहीं बनेगी। फिर नंबर 2, द बॉटल्स मस्ट बी फिल्ड अप टू द ब्रिम, मतलब ढक्कन तक ऊपर बॉटल को हम फिल करके रखेंगे। अगर बॉटल पूरी तरह से फिल्ड है तो उसमें एयर ही नहीं है, तो बॉटल के अंदर जब तक क्लोरोफॉर्म रहेगी तब तक तो उसमें फॉस्जीन नहीं बन पाएगी। तो बॉटल को हमें ढक्कन तक भर के रखना है। और तीसरा स्टेप, तीसरा तरीका नंबर 3, a small amount of ethanol that is about 0.6 to 1%, ब्रैकेट में लिख सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेनॉल, फिर ब्रैकेट में दैट इज अबाउट 0.6 to 1% is added to
the containers containing chloroform which reacts with phosgene and convert it into harmless diethyl carbonate। जैसे ये दो मॉलिक्यूल इथेनॉल के लिए, इसमें हमने क्लोरोफॉर्म ऐड करी, और सॉरी फॉस्जीन ऐड की, तो क्लोरोफॉर्म में जो फॉस्जीन बन जाती है बाई चांस, तो उसमें ये इथेनॉल जो ऐड की होती है वो फटाफट फॉस्जीन के साथ रिएक्शन करके इस तरह से डाई इथाइल कार्बोनेट बना देगी। तो ये डाई इथाइल कार्बोनेट जो बनेगा वो पॉइजनस सब्सटेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा ये वाला कंपाउंड। ये +2 मोल्स ऑफ HCl। इसी कंपाउंड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला ग्रुप जो है, जो मैंने गोले के अंदर बनाया है, ये CO3 ग्रुप है या कार्बोनेट ग्रुप है। तो कार्बोनेट ग्रुप के साथ 2 इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसीलिए ही हम इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं, डाई इथाइल कार्बोनेट, और इसको कहा जाता है डाई इथाइल कार्बोनेट। कॉमनली हम इसको इस नाम से जानते हैं। ये एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होता। तो इस तरीके से जो पॉइजनस हमारे पास बन जाती है थोड़ी बहुत फॉस्जीन क्लोरोफॉर्म में, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इन तरीकों से हम क्लोरोफॉर्म के सैंपल जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि उनमें हम जो पॉइजनस फॉस्जीन बन जाती थी वो नहीं बनने देंगे। फिर इसके बाद अगली रिएक्शन हम करते हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में ही, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3, तो इसमें हम नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करेंगे थोड़ी। कहां से प्रोड्यूस होगी नेसेंट हाइड्रोजन? आपको पता होगा कि इट इज एटॉमिक हाइड्रोजन दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे हमें नेसेंट हाइड्रोजन जो है इसको हम स्टोर करके तो रख नहीं सकते, जब भी इसकी जरूरत हो इसको विद इन दिस रिएक्शन मिक्सचर ही प्रिपेयर किया जाता है। तो जहां कहीं भी हमें नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करनी हो, हम उसकी जगह पे एक्चुअली ऐड करते हैं जिंक और HCl, और जिंक और HCl रिएक्शन करके बना देते हैं ZnCl2, और जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक स्टेट में आ जाती है। अगर तो इसको कोई और सब्सटेंस मिल जाए रिएक्ट करने के लिए, फिर तो वो उधर रिएक्ट कर जाएगी, नहीं तो ये आपस में ही रिएक्शन करके H2 गैस बना देते हैं। तो इस तरीके से हमें ऑब्टेन हो जाती है ये डाइक्लोरोमीथेन। ये जो डाइक्लोरोमीथेन बनी, इट इज ए वेरी यूजफुल लिक्विड, इट इज ए वर्सेटाइल सॉल्वेंट। डाइक्लोरोमीथेन, इसको कॉमनली DCM भी कह दिया जाता है। तो ये एक बहुत वर्सेटाइल सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नॉर्मली ऑयली या स्टिकी से कंपाउंड्स होते हैं, तो इसलिए जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो भी कंटेनर है या जिसमें हम रिएक्शन करते हैं वो अगर थोड़ा सा खराब हो जाए, तो उसमें हम थोड़ी सी ये DCM ऐड करके थोड़ा हिलाते हैं उसको, और बिल्कुल साफ हो जाता है। जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर डिपॉजिटेड था वो सारे का सारा DCM में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए ही इसको हम जो भी हमारे पास रिएक्शन करने के लिए कंटेनर्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम यूज कर लेते हैं। फिर अगर हमें करनी हो इसकी कंप्लीट रिडक्शन, यानी कि तीनों के तीनों क्लोरीन एटम्स को रिप्लेस करना हो, तो हमें ज्यादा नेसेंट हाइड्रोजन चाहिए होगी।
तो ये हमें अवेलेबल होगी जब हम जिंक डस्ट में स्टीम ऐड करें। तो ये दोनों रिएक्शन करके ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, बनेगा तो वैसे ही जिंक हाइड्रोक्साइड और नेसेंट हाइड्रोजन, पर रिएक्शन ज्यादा फास्ट होने के कारण थोड़े ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन जो है वो बन जाती है, और इस केस में हमें मीथेन ऑब्टेन होगी, मीथेन प्लस 3 मोल्स ऑफ HCl। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म की ये दोनों रिडक्शन रिएक्शंस हैं। एक तो हाइड्रोजन ऐड की हमने क्लोरोफॉर्म में, और दूसरी बात ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम को हमने रिप्लेस कर लिया। फिर इसके बाद हम तीसरी रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म के लिए, दैट इज हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस हमेशा हम न्यूट्रल वाटर से नहीं करेंगे, हम करेंगे एल्कली के सॉल्यूशन से। अल्कलीज आपको पता है किनको हम कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि अल्कलीज होते हैं वाटर सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स, दैट इज वो मेटल हाइड्रोक्साइड जो वाटर में डिसॉल्व होकर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर बना रहा हूं क्लोरोफॉर्म CHCl3, या इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है क्योंकि कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये है क्लोरोफॉर्म। इसमें 3 मोल्स ऑफ KOH अल्कोहलिक हम यूज करते हैं। तो मेटल है ये, और ये हैलोजन्स हैं। तो ये तो हम स्टडी कर चुके हैं कई बार कि जब कभी भी मेटल और हैलोजन आ गए आमने सामने तो मेटल हेलाइड बनकर निकल जाएंगे, यानी कि यहां से 3 मोल्स ऑफ KCl लूज होंगे और तीनों क्लोरीन एटम्स की जगह पे आ जाएंगे OH ग्रुप्स। और यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स कभी भी स्टेबल नहीं होते। तो इसलिए यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और हमें ऑब्टेन होगा, माइनस होगा वाटर, और यहां पर एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ और एक बॉन्ड कार्बन का, तो दोनों एटम्स में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि हमें फॉर्मिक एसिड जो है या मीथेनोइक एसिड ऑब्टेन होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना, ये किस मीडियम में बना है? ये बना है एल्केलाइन मीडियम में, यानी कि जिसमें बेस भी प्रेजेंट है। तो बेस इसके साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, क्योंकि एसिड जो है वो बेसिक मीडियम में तो एज सच स्टेबल रहता ही नहीं है। तो ये उसी टाइम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम मिथेनोएट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर। तो यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि जो क्लोरोफॉर्म है उसका एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस अगर हम करें तो एंड प्रोडक्ट क्या होगा? उसका एंड प्रोडक्ट कभी भी हम फॉर्मिक एसिड नहीं कहेंगे, ये होगा मेटल फॉर्मेट। मेटल मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहां पर तो KOH स्पेसिफाइड है, इसकी जगह पे अगर मैं NaOH यूज करता तो एंड प्रोडक्ट होता HC डबल बॉन्ड O ONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट होता। जो भी हम जिस भी मेटल का हाइड्रोक्साइड हम यूज करेंगे उसी मेटल का ही सॉल्ट बन जाएगा विद फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से आप ये नोट भी लिख लो, नोट लिख सकते हो आप, द एंड प्रोडक्ट ऑफ alkaline hydrolysis of chloroform is metal formate and not free formic acid। और इसके बाद फोर्थ रिएक्शन आएगी क्लोरीनेशन। क्लोरोफॉर्म हम देखते हैं कि इसके फॉर्मूले में अभी भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो लगी हुई है। अगर हम इसमें फर्दर क्लोरीन ऐड कर दें इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और इवन सनलाइट,
क्योंकि सनलाइट में अल्ट्रावायलेट लाइट तो रहेगी ही रहेगी। तो जो लास्ट हाइड्रोजन है कार्बन के साथ बचा हुआ, वो भी क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलती है, जिसको हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। तो क्लोरीनेशन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्लोरोफॉर्म की हम करते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो क्लोरोफॉर्म आप जानते हो CHCl3 होती है, ये मैंने इसका थोड़े बॉन्ड्स बनाकर फॉर्मूला बनाया है। तो इसमें अगर KOH HNO3 हमें ऐड करना है, तो इसमें अगर HNO3 में ऐड करूं नाइट्रेशन में, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? बेसिकली नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, OH N डबल बॉन्ड O और इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये होता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ यहां से अब आप देखोगे कि कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं। क्लोरीन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए कार्बन से बड़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। तो यहां से फिर कार्बन जो है ये 3 गुना ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स खींचेगी। तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम हो जाएगी, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां से हाइड्रोजन विल बी रेडिली लॉस्ट एज H पॉजिटिव आयन, और यहां से निकल जाएगा OH नेगेटिव। तो इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा और हमें ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा NO2। इस ग्रुप को मैंने NO2 लिख लिया, नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। इट इज कॉल्ड क्लोरोपिक्रिन, और आप लिख सकते हो क्लोरोपिक्रिन इज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड and is also used as war gas। तो जब भी कहीं वॉर लगी हो तो दुश्मन की सेना को खत्म करने के लिए जो क्लोरोपिक्रिन है इसका छिड़काव किया जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे बड़ी पॉइजनस गैस निकलती है, जिससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जो 6th केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी। कार्बाइल अमीन कहा जाता है कॉमनली आइसोसाइनाइड्स को। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बन का अगर नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो तब इसको कहते हैं अमीन। कॉमनली NH2 ग्रुप हो तो प्राइमरी अमीन होता है। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हम कुछ और लगा दें ग्रुप तो ये सेकेंडरी अमीन हो जाता है, और अगर दोनों हाइड्रोजन रिमूव करके हम कोई कार्बन लगा दें तो टर्शरी अमीन हो जाता है। और अगर यहां पर हम देखेंगे कार्बाइल अमीन क्या होगा, आइसोसाइनाइड होता है ये, कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं बल्कि कार्बन लगी हो, तो इसको हम कहेंगे कार्बाइल अमीन। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो क्लोरोफॉर्म की हम कर रहे हैं वो किस तरह से होगी, ये एलिफेटिक अमीन्स एज वेल एज एरोमेटिक अमीन्स, दोनों तरह के अमीन्स ही शो करते हैं। मैं इक्वेशन को उसी तरीके से लिख रहा हूं जैसे आपको इजीली याद हो सके। क्लोरोफॉर्म होती है CHCl3, तो ये मैंने क्लोरोफॉर्म को थोड़ा ओपन करके लिख दिया। अब यहां पे रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी,
तो इस इस यहाँ पे जो भी मैंने रिएक्टेंट्स लिखे हैं, इनमें से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे, यहां से निकलेंगे। अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड को निकालने के लिए एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH अल्कोहलिक ऐड किया जाता है, 3 मोल्स ऑफ KOH अल्कोहलिक। तो क्या बनेगा हमारे पास? तो तीनों HCl निकल गए। HCl और KOH आपस में रिएक्शन करके, नो डाउट एसिड और बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर ही बनाते हैं। और इधर नाइट्रोजन का यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो हमें ऑब्टेन होगी चीज CH3 CH2N, और नाइट्रोजन का एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड में, this plus 3 moles of KCl plus 3 moles of water। इस तरह से ये होता है कंपाउंड जिसको हम कार्बाइल अमीन कहते हैं, कॉमनली इथाइल कार्बाइल अमीन जो कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, इथाइल कार्बाइल अमीन। जो कार्बाइल अमीन्स होते हैं इनकी बड़ी ऑफेंसिव ऑर्डर होती है, तो इसीलिए ही इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं एज ए टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स को अगर सेकेंडरी या टर्शरी से डिस्टिंग्विश करना हो तो ये रिएक्शन हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज कर लो कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन तीनों ही अमीन्स हैं, तीनों के कंटेनर्स में से लेबल्स उतर गए उनके, अब नहीं पता चलता कि किसमें प्राइमरी अमीन है, किसमें सेकेंडरी अमीन है, किसमें टर्शरी अमीन है। तो हम क्या करेंगे, तीनों में से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालकर क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे। जिस कंटेनर में से, जिस भी हमारे पास सैंपल में से ऑफेंसिव ऑर्डर आ गई वो प्राइमरी अमीन होगा, बाकी या टर्शरी या सेकेंडरी अमीन्स होंगे। जो कार्बाइल अमीन है या आइसोसाइनाइड है ये सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही बनाते हैं। तो ये वाली रिएक्शन जो मैंने आपको लिखवाई है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये ना सिर्फ एलिफेटिक अमीन्स बल्कि एरोमेटिक अमीन्स भी शो करते हैं। जैसे एरोमेटिक अमीन होता है एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा हो, C6H5 की फॉर्म में लिखा है मैंने बेंजीन रिंग को, इसमें हम ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म। तो बिल्कुल सेम तरीके से यहां से भी 3 मॉलिक्यूल HCl के एब्स्ट्रैक्ट होंगे, और इन तीनों मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ऐड करना होगा एक वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH अल्कोहलिक। तो इससे हमें ऑब्टेन होगा यहां पर फिनाइल कार्बाइल अमीन और KCl एंड वाटर, वो तो बनेगा ही बनेगा। तो जो ऑफेंसिव ऑर्डर वाला कंपाउंड यहां पर बनना है दैट विल बी C6H5 बेंजीन रिंग के साथ ये फिनाइल कार्बाइल अमीन, और साथ में 3 मोल्स ऑफ KCl एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे। ये है फिनाइल कार्बाइल अमीन बना जिसकी ऑफेंसिव ऑर्डर होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है ये ना सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन शो करते हैं बल्कि एरोमेटिक अमीन्स भी इक्वली इससे शो करते हैं जब हम प्राइमरी अमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH अल्कोहलिक ऐड करके रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा वार्म करें। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होती है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है कंडेंसेशन विद एसीटोन। तो इससे बहुत यूजफुल कंपाउंड जो है वो हमें ऑब्टेन होगा। अगली रिएक्शन जो है 7th आप लिख सकते हो, कंडेंसेशन विद एसीटोन। एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म को कंडेंस करना है। अब एसीटोन क्या होती है? CH3 एसीटोन है एक प्रोपेनोन,
प्रोपेनोन का कॉमन नेम होता है एसीटोन, ये है कंपाउंड वो। और इधर क्लोरोफॉर्म आएगी CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म को मैं अगर इस तरह से लिखूं तो आप देख सकते हो कि यहां पर एक ही कार्बन के साथ 3 वेरी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम्स लगे हैं। तो ये तीनों क्लोरीन एटम्स यहां से कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ डिस्प्लेस करेंगे। इस तरीके से कार्बन विल बिकम क्वाइट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये कार्बन आगे हाइड्रोजन से बड़ी बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी। हाइड्रोजन के ऊपर सिग्निफिकेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां से हाइड्रोजन विल बी रेडिली लॉस्ट एज H पॉजिटिव आयन, और इधर बचेगा CCl3 नेगेटिव आयन। तो ये न्यूक्लियोफाइल CCl3 यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन को अप्रोच करेगा, और H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो हमें जो ऑब्टेन होगी, प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, वो क्या होगा? तो यहां पर हम कहेंगे CH3, C और CH3, ये वाले ग्रुप्स तो पुराने ही हैं, और इधर से CCl3 ग्रुप क्लोरोफॉर्म से जो आया, ये वाला गोले के अंदर है जो ग्रुप, ये जाके अटैच हुआ और ऊपर OH ग्रुप जाके लग गया। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है क्लोरीटोन, एंड इट इज ए स्लीप इंड्यूसिंग और हिप्नोटिक ड्रग। स्लीप इंड्यूसिंग और हिप्नोटिक ड्रग। तो इस तरीके से एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की कंडेंसेशन करके इन दोनों मॉलिक्यूल से हम क्लोरीटोन बना लेते हैं। दैट इज ए स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग। मेडिसिन के तौर पर भी ये यूज होती है। तो इस रिएक्शन के बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है डीहेलोजिनेशन। ये रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म में और आयोडोफॉर्म में भी यूज करते हो, और यही रिएक्शन हमने यूज की थी जब हाइड्रोकार्बन्स में हमने एल्काइंस वाला टॉपिक किया था। तो एल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी यही डीहेलोजिनेशन रिएक्शन हमने यूज की थी। तो नेक्स्ट 8th रिएक्शन है डीहेलोजिनेशन। डी जो है दैट इज ए नेगेटिव प्रीफिक्स, मतलब होता है इसका लॉस और रिमूवल, और हेलोजिनेशन हेलोजन के लिए। तो डीहेलोजिनेशन का मतलब होगा लॉस और रिमूवल ऑफ हेलोजन। तो क्लोरोफॉर्म में हम देखते हैं कि एक कार्बन के साथ 3 क्लोरीन एटम्स अटैच होते हैं। तो इसमें अगर हम सिल्वर पाउडर डाल के इसको थोड़ा सा हीट करें तो किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी? वो होगी कुछ इस तरह से। तो यहां पे 6 मेटल जो एटम्स हैं, ये 6 हेलोजन एटम्स को ले जाएंगे दोनों ही तरफ। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड ब्रेक हुए और इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड्स ब्रेक हुए। अगर दोनों एटम्स के 3 बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो दोनों कार्बन्स में आपस में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें एसिटिलीन ऑब्टेन होगी +6 मोल्स ऑफ AgCl। तो इस तरीके से यही रिएक्शन हमने एल्काइंस के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में यूज की थी, डीहेलोजिनेशन ऑफ हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म यहां पर क्लोरोफॉर्म हमने यूज की है। इसके साथ हम अगर चाहें तो आयोडोफॉर्म भी यूज कर सकते हैं विद इक्वल ईज। और क्लोरोफॉर्म की जो लास्ट रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये वाली रिएक्शन आप अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में, फिनोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी स्टडी करते हो।
नाइन्थ रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। और यही एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बीन्स यूज होते हैं। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे तो वहां पर मैंने जब कार्बीन्स करवाए थे तब कहा होगा कि जो कार्बीन्स होते हैं ये सिर्फ एक ही रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं, वह उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वो होती है रीमर टीमन रिएक्शन। तो यहां पर हम इस रिएक्शन को विद मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करेंगे और इसमें आप देखोगे कि किस तरीके से कार्बीन्स बनते हैं और आगे यूटिलाइज होंगे। तो ये रिएक्शन होगी फिनोल, इसमें हम ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म और साथ में 3 मोल्स ऑफ KOH। कॉमनली अल्कोहलिक ही यूज करते हैं हम, और इसको 340 केल्विन तक हीट करना पड़ेगा रिएक्शन मिक्सचर को। तो हमें ऑब्टेन क्या होगा, हमें ऑब्टेन होता है ये वाला कंपाउंड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका कॉमन नेम जो है दैट इज सैलिसिलैल्डिहाइड। ज्यादातर इसका कॉमन नेम ही यूज किया जाता है, IUPAC नेम उतना इसका पॉपुलरली नहीं लिया जाता। तो ये जो रिएक्शन है किस तरीके से प्रोसीड करती है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपके लिए समझना बेहद जरूरी होता है। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो जब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कर रहे थे वहां पर मैंने आपको कार्बीन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में ये डाइक्लोरोकार्बीन भी बनाकर दिखाई थी। अब ये कैसे बनेगी, क्लोरोफॉर्म है ये। जब हम इसमें KOH अल्कोहलिक ऐड करते हैं, बहुत स्ट्रांगली बेसिक होता है इसका सॉल्यूशन, तो वो KOH अल्कोहलिक जो है यहां से HCl को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्लोरीन जब भी जाएगी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साथ लेकर जाएगी, Cl नेगेटिव की फॉर्म में निकली, तो यहां से फिर हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट एज H पॉजिटिव आयन, ताकि दोनों H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर HCl बनाएं। तो ये HCl जो है यहां से लूज होगा जब हम इसमें वेरी स्ट्रांगली बेसिक KOH अल्कोहलिक ऐड करते हैं। तो इस तरीके से कार्बन ने एक तरफ क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो कार्बन के लिए नो नेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए कार्बन तो रहेगी न्यूट्रल, और HCl एसिड और बेस ये दोनों रिएक्शन करके बना देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या स्पीशीज बनी हमारे पास, यहां पर आप देख सकते हो कि कार्बन एटम के ऊपर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जिस भी स्पीशीज में कार्बन एटम के ऊपर एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो उसको हम कार्बीन बोलते हैं। तो ये वाला कंपाउंड जो है ये होगा डाइक्लोरोकार्बीन। तो ये सिर्फ रीमर टीमन रिएक्शन है ये जिसमें कोई कार्बीन यूज होता है, अदरवाइज हम हमेशा कार्बोकेटायन या कार्बेनाइन कुछ इस तरह से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स यूज किया करते हैं। फिर इसके बाद जो ये डाइक्लोरोकार्बीन बना, ये अटैक करेगा ओवर सम इलेक्ट्रॉन रिच साइट, क्योंकि हम देखते हैं कि कार्बीन में जिस कार्बन के ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उस कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अगर हम देखें CCl2 है क्या, डाइक्लोरोकार्बीन कुछ इस तरह से है। इसमें कार्बन के 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों बॉन्ड्स में टोटल हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 ये जो इसने कार्बन एटम ने किसी और एटम के साथ शेयर नहीं किए, तो टोटल हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स।
तो 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज जो कोई भी होगी दैट विल बी हाईली अनस्टेबल, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए हमें चाहिए होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमें चाहिए। ये डाइक्लोरोकार्बीन इस इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगी। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो डाइक्लोरोकार्बीन ने अटैक करना है किसी इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे, तो ऑर्थो पे थोड़ा ज्यादा चार्ज होता है, इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन पर ही अटैक करेगी। तो यहां पर अटैक होगा इसका किस तरीके से, ये देखने के लिए हमें पता है बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा होता है, तभी हम इसको C6H5 लिखते हैं। अब इस बॉन्ड में कार्बन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। तो यहां से जो डाइक्लोरोकार्बीन है वो किस तरह से आके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी, ये हम देखते हैं कि ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसका होमोलिसिस हो जाएगा, यानी कि दो सेम पार्ट्स में ब्रेकअप होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का था उसका बॉन्ड बन जाएगा विद दिस कार्बन, और ये वाली जो हाइड्रोजन है ये भी इधर Cl2 वाली कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगी और हमें मिलेगी ये वाली स्पीशीज। और यहां पर ये कार्बन जाके अटैच होगी, इसके साथ एक हाइड्रोजन और दो क्लोरीन एटम्स जो हैं वो तो लगे ही हुए हैं। और इतने में एक बात और भी सोचने वाली होगी कि फिनोल जो होती है ये स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर होती है। ये जब आप करोगे बाद में फिनोल्स भी, वहां पर भी हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स में ही देख लेंगे ये कि फिनोल क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर होती है, इसलिए ये हमेशा अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके मेटालिक सॉल्ट बना देती है। तो यहां पर फिनोल जो है वो एल्केलाइन मीडियम में KOH डाला हुआ है, तो इस मीडियम में ये एज सच नहीं रहेगी, ये इमीडिएटली पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फिनोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर इसके बाद यहां हम अगर इसको यहां पर OH ग्रुप को एज सच लिख लें, इसके अगले स्टेप में हमें और KOH अल्कोहलिक जो है वो अटैक करेगा। यहां पर क्योंकि कार्बन के साथ जो दो क्लोरीन एटम्स हैं, यहां से दो KCl जो हैं वो मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे और कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जो हैं वो लग जाएंगे, और साथ में जो बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप था वो भी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू OK। इस तरह से इसका पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा और यहां पर साथ में कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप्स जो हैं वो लग जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन बनेगी। अब आपको भी पता होगा कि एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो इसलिए यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लूज हो जाएगा इस तरह से। कुछ एक बॉन्ड आप देख रहे हो यहां पे ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ और एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ, और जो रिजल्टिंग हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसमें कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जो इसके बाद प्रोडक्ट बनना है आफ्टर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो होगा कुछ इस तरीके से। यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो बन जाएगा, और अगर हमें इससे OH ग्रुप रीजनरेट करना हो तो पोटेशियम को निकालना होगा। पोटेशियम है मेटल, तो मेटल को अगर निकालना हो तो उसको हम कोई हेलोजन, उसमें हेलोजन वाला कंपाउंड ऐड करेंगे लाइक डाइल्यूट HCl। अगर हम इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे तो KCl विल बी लॉस्ट और यहां पर हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये वाला जो
सैलिसिलैल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सैलिसिलैल्डिहाइड की फॉर्मेशन है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, वो इस मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म में KOH अल्कोहलिक अटैक करके एक HCl मॉलिक्यूल को एब्स्ट्रैक्ट करता है, जिससे हमें डाइक्लोरोकार्बीन ऑब्टेन होती है। तो डाइक्लोरोकार्बीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगी। वहां पे जो बॉन्ड था बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो बॉन्ड ब्रेक होकर हाइड्रोजन चला जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन वाली कार्बन के ऊपर, और ये कार्बन भी जाकर अटैच हो जाएगी इस तरीके से। और यहां पर आप देख रहे हो कि एक कार्बन के साथ दो दो क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं, और अगर एल्कली बीच में ऐड किया गया हो तो अल्कली क्या करेगा, यहां पर दो KCl के मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे और OH ग्रुप्स दोनों एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएंगे। और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH ग्रुप्स कभी भी स्टेबलाइज नहीं होते, तो यहां से वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो इजीली निकल जाता है और हमारे पास ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलैल्डिहाइड बन जाता है, जिससे हम सैलिसिलैल्डिहाइड को रीजनरेट करते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद डाइल्यूट HCl। तो इस तरीके से जो रीमर टीमन रिएक्शन है वो पूरी प्रोसीड करती है। तो रीमर टीमन रिएक्शन आप आगे भी करोगे जब हम CCl4 करेंगे, तो जरूरी नहीं होता कि ये सिर्फ क्लोरोफॉर्म के टाइम ही जो है आएगी, ये और पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं वहां पर भी आती है। तो इस तरीके से ये थे जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो इसमें जो मेन क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी थी कि इट वाज यूज्ड एज एन एस्थेटिक एजेंट, कि इसको कॉमनली हम पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए यूज किया करते थे जब उनकी सर्जरी करनी होती थी। तो बाद में इसका यूज एज एन एस्थेटिक एजेंट बंद कर दिया गया था, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होती है ये बेसिकली अटैक करती है ओवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दूसरी बात ये कि क्लोरोफॉर्म की स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडेशन होकर उसमें फॉस्जीन भी बन जाती है, जो एक बहुत पॉइजनस कंपाउंड होता है। तो इसलिए ही हम क्लोरोफॉर्म को एज सच यूज नहीं करते कभी भी। तो फिर क्लोरोफॉर्म के बाद अगला जो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव है वो आता है ट्राई आयोडो मीथेन और आयोडोफॉर्म। ट्राई आयोडोमीथेन और आयोडोफॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है CHI3। जैसे क्लोरोफॉर्म थी CHCl3, उसी तरीके से आयोडोफॉर्म होती है CHI3। अब इसकी प्रेपरेशन में, आयोडोफॉर्म की प्रेपरेशन में हम यूज करते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइट। वो किस तरीके से प्रिपेयर होता है, जब हम आयोडीन को डिसॉल्व करते हैं इन NaOH। आयोडीन जो होती है सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, तो ये प्लेन वाटर में फ्रीली सॉल्युबल नहीं होती, सिर्फ स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है। पर अगर थोड़ा सा अल्कली डाल दें हम वाटर में, तब ये फ्रीली सॉल्युबल हो जाती है, क्योंकि NaOH की प्रेजेंस में आयोडीन जो है इसकी डिस्प्रोपोर्शियोनेशन हो जाती है, इसकी ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो जाती है। जैसे I2 से NaI बना, तो यहां पर I2 में एलिमेंटल स्टेट है, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और सोडियम आयोडाइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो फिर इसके साथ ही NaOI सोडियम हाइपोआयोडाइट भी फॉर्म हो जाता है, और इस कंपाउंड में आयोडीन अटैच्ड है टू ऑक्सीजन, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इस कंपाउंड में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहां पर इंक्रीज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट का आयोडीन की 0 से +1 हो गई, तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। जब सेम रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शंस कहा करते हैं। तो इस तरीके से जब हम आयोडीन को अल्कली में डिसॉल्व करते हैं तो सोडियम हाइपोआयोडाइट बना। फिर इससे सोडियम हाइपोआयोडाइट आगे रिएक्शन जो है उसको चलाएगा। तो आगे हम जो आयोडोफॉर्म प्रिपेयर करनी है वो दो तरीके से हम करेंगे, फ्रॉम इथेनॉल एंड फ्रॉम एसीटोन, जैसे हमने क्लोरोफॉर्म में भी किया था। इथेनॉल से अगर करनी हो तब जब हमने क्लोरोफॉर्म में भी पहले उसकी ऑक्सीडेशन की थी, तो इसका ए पार्ट होगा ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। जैसे इथेनॉल है हमारे पास ये वाला कंपाउंड, इसमें सोडियम हाइपोआयोडाइट आकर इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा आयोडीन की, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक हाइड्रोजन इस CH2 ग्रुप वाले में से जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है वो जाएगा। तो एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ, दोनों एटम्स में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ऑब्टेन होगा एसिटल्डिहाइड। और ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं, एक हाइड्रोजन मिलेगा जाकर यहां पर NaO को, और एक हाइड्रोजन मिलेगा I को, NaOH + HI। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NaI सोडियम आयोडाइड यानी कि सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। तो ये जो एसिटल्डिहाइड बना या इथेनॉल बना, अगला स्टेप होगा इसकी आयोडीनेशन। तो बी स्टेप है आयोडीनेशन ऑफ इथेनॉल। तो ये हमने क्लोरोफॉर्म के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी देखा था कि एल्डिहाइड जो है, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल, इसमें CH3 ग्रुप वाले कार्बन के साथ जो तीनों हाइड्रोजन लगे हैं ये काफी लूजली हेल्ड होते हैं बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इन तीनों हाइड्रोजन्स का पार्शियल बॉन्ड होता है विद कार्बन। तो यहां पर और मॉलिक्यूल आएंगे सोडियम हाइपोआयोडाइट के, जो यहां से इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर देंगे विद आयोडीन। तो हमें ऑब्टेन होगा ये वाला कंपाउंड CI3, और साथ में ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएंगे और हमें मिलेगा NaOH। तो इस तरीके से जो ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ इसको हम कॉमनली कहा करते हैं आयोडल। जैसे हमने क्लोरोफॉर्म की प्रेपरेशन में देखा था कि अगर CCl3 हो यहां पर तब हम उसको क्लोरल बोलते थे, अब आयोडीन है तो इसलिए इसको आयोडल बोल दिया। और लास्ट स्टेप जो है इस रिएक्शन का, आयोडोफॉर्म की प्रेपरेशन का, वो भी आपको थोड़ा आइडिया होगा क्योंकि क्लोरोफॉर्म में भी हमने इसको यूज किया था। तो दैट इज हाइड्रोलोसिस। तो सी पार्ट हम करते हैं हाइड्रोलोसिस ऑफ आयोडल। तो आयोडल का हाइड्रोलोसिस करने के लिए जो ये NaOH साथ में यहां पर रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है एज ए बाई प्रोडक्ट, वो यूटिलाइज होगा। तो मैं इस तरह से रिएक्शन लिखकर आपको बताता हूं कि आयोडल जो है वो NaOH के साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगी। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल बनेगा CHI3 का,
यानी कि आयोडोफॉर्म का। तो ये बन गई आयोडोफॉर्म, और साथ में हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है विद सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाद इस कार्बोनिल कार्बन का अगला बॉन्ड बनेगा विद दिस ऑक्सीजन जिसके साथ एक सोडियम अटैच्ड है। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम। ये सोडियम सॉल्ट है मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड का, तो हम कॉमनली इसको कह देते हैं सोडियम फॉर्मेट, और ये साथ में आयोडोफॉर्म बन गई। तो इस रिएक्शन में हमने क्या क्या यूज किया? हमने यूज की इथेनॉल, फिर I2 प्लस NaOH, जिन्होंने रिएक्शन करके NaOI और NaI या वाटर बनाया था। तो ये वाले कंपाउंड्स भी सारे वाटर में सॉल्युबल हैं। इथेनॉल जो है ये भी थोड़ा बहुत वाटर में सॉल्युबल होता है। बाकी सारे के सारे कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल हैं सिवाय इस आयोडोफॉर्म के। तो आयोडोफॉर्म जो है ये वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम यूज कर लेते हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स एज वेल एज डिफरेंट अल्कोहल्स। क्योंकि जो आयोडोफॉर्म है ये हर एक टाइप के कंपाउंड्स जो हैं वो नहीं बना सकते। तो ये जो इसको हम यूज करेंगे एज ए टेस्ट, वो हम जो आयोडोफॉर्म की प्रिपरेशन का दूसरा मेथड है, जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एसीटोन आल्सो, वो करने के बाद स्टडी करेंगे। तो अभी जो हमने किया उसमें हमने देखा कि इथेनॉल को हम आयोडोफॉर्म में किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं।